नमस्ते। कभी सोचा है हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, हमारा खाना, हमारे कपड़े, यहाँ तक कि हमारे घरों की दीवारें, ये सब आता कहाँ से है? जवाब सिंपल है, सब कुछ इसी धरती से मिलता है। तो आज चलिए इसी पर बात करते हैं कि हम धरती के इन कीमती तोहफों को, इन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे कर रहे हैं। सदियों से देखिए, हम इंसानों का प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा, एक सीधा रिश्ता रहा है। हमारी हर जरूरत, चाहे वो खाना हो या सिर छिपाने की जगह, सब कुछ हमें सीधे अपने आसपास के माहौल से ही मिल जाता था। मतलब हम पूरी तरह से नेचर पर ही तो डिपेंडेंट थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या होगा जब ये तोहफे, ये रिसोर्सेज कम होने लगें या खराब हो जाएं? जाहिर है इसका असर हम सब पे पड़ेगा, है ना? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो असल में होता क्या है। और इस बात को समझने के लिए हम एक नदी की कहानी से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, गंगा नदी करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक जीवन रेखा है, आस्था है। और इसी नदी को 100 से भी ज्यादा शहर मिलकर एक गंदे नाले में बदल रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी सीरियस थी। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट्स को कैसे पता चलता है कि पानी गंदा हो गया है? वो एक चीज को नापते हैं जिसे कहते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो है वो इंसानों की आंतों में पाया जाता है। तो अगर ये पानी में मिल रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पानी में किसी तरह से इंसानी वेस्ट, मल वगैरह मिल गया है, और ये कई बीमारियों की जड़ है। और पता है, ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। 1985 में गंगा एक्शन प्लान जैसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था। लेकिन उसके सालों बाद भी, मतलब 90s में भी, पोल्यूशन का लेवल खतरनाक रूप से हाई था। ये बात हमें एक सिंपल सी चीज याद दिलाती है कि इन कीमती रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें लगातार काम करते रहना होगा। अच्छा, तो पानी की बात तो हो गई, अब चलते हैं जंगलों की तरफ। जंगल भी हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी रिसोर्स है, लेकिन यहाँ एक अलग तरह की कहानी है। यहाँ अक्सर अलग अलग ग्रुप्स के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से टकराव की स्थिति बन जाती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जंगल का मतलब सिर्फ ढेर सारे पेड़ नहीं होते। ये बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। मतलब एक पूरी दुनिया है वहाँ। छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जानवर तक, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जब एक जंगल कटता है ना, तो सिर्फ पेड़ नहीं कटते, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, वो पूरी जिंदगी की चेन ही टूट जाती है। तो फिर इन जंगलों पर हक किसका है? असल में यहाँ 4 मेन दावेदार सामने आते हैं, और मजे की बात यह है कि सबकी सोच, सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। एक तरफ है लोकल लोग जो वहीं रहते हैं, फिर आता है सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तीसरे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स जिन्हें बस कच्चा माल चाहिए, और चौथे हैं नेचर लवर्स जो बस इन जंगलों को बचाना चाहते हैं। जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनके लिए तो जंगल ही सब कुछ है। वो उनका घर है, उनका सुपरमार्केट है, उनका दवाखाना भी वही है। वो पीढ़ियों से वहीं रहते आए हैं और उन्होंने जंगल के साथ जीना सीख लिया है, इस तरह से कि जंगल को नुकसान भी ना हो और उनकी जरूरतें भी पूरी होती रहें। लेकिन दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियलिस्ट्स, और उनकी सोच वो बिल्कुल अलग है। उनके लिए जंगल सिर्फ एक रॉ मटेरियल का सोर्स है। लकड़ी काटो, कागज बनाओ, फर्नीचर बनाओ, उनका मेन फोकस होता है बिजनेस और प्रॉफिट पर। अब जाहिर है, जब ये दो बिल्कुल अलग सोच आपस में टकराएंगी तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। और 1970s में हिमालय के एक छोटे से गांव रेनी में ठीक ऐसा ही हुआ। और इसी टकराव से जन्म हुआ एक ऐसे आंदोलन का जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। हुआ ये कि जब लकड़हारे पेड़ काटने आए तो गांव की औरतों ने एक जबरदस्त तरीका निकाला। वो जाकर पेड़ों से लिपट गईं, उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और कहा, पेड़ काटने से पहले हमें काटना होगा। ये प्रोटेस्ट करने का एक इतना पावरफुल लेकिन शांति भरा तरीका था जो आगे चलकर चिपको आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। तो चिपको आंदोलन ने ये तो दिखा दिया कि लोकल लोगों को इग्नोर करने का नतीजा क्या होता है। पर सवाल ये है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या लड़ाई के अलावा भी कोई ऑप्शन है? हमारी अगली कहानी इसी का जवाब देती है कि कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट को कोऑपरेशन में बदला जा सकता है। चलिए आपको पश्चिम बंगाल के अराबारी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। 1972 में ये जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हालत ये थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव वालों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लेकिन फिर डिपार्टमेंट ने कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी।
और नतीजा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 11 साल में 1983 तक वही जंगल जिसे सब बेकार समझ रहे थे, उसकी कीमत आंकी गई 12.5 करोड़ रुपए। ये एक कमाल का, बिल्कुल अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन था। तो भाई ये जादू हुआ कैसे? सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गांव वालों को दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर बनाया। उन्हें जंगल की देखभाल के लिए काम पर रखा, जो भी उपज होती उसका 25% हिस्सा उन्हें दिया और सस्ती दरों पर लकड़ी और चारा इकट्ठा करने की परमिशन भी दी। बस जैसे ही गांव वालों को लगा कि ये जंगल उनका भी है, उन्होंने इसे बचाने में अपनी पूरी जान लगा दी। अराबारी की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि लोकल नॉलेज की अपनी एक ताकत होती है, उसे हमें समझना होगा। और ये बात सिर्फ जंगलों पर लागू नहीं होती। चलिए अब वापस अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी पानी पर चलते हैं। जब भी पानी की कमी की बात होती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बड़े बड़े डैम्स, है ना? लेकिन इन बड़े डैम्स के साथ अक्सर बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कई बार किसानों को, आदिवासियों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। पूरे भारत में पानी को बचाने के, सहेजने के सदियों पुराने ट्रेडिशनल तरीके मौजूद हैं, जो कहीं ज्यादा सस्टेनेबल हैं। और ये तरीके भी कोई एक दो नहीं है। भारत के हर इलाके ने अपने मौसम और अपनी जरूरत के हिसाब से पानी बचाने के कमाल के तरीके ईजाद किए हैं। जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में खादिन सिस्टम, तो हिमाचल के पहाड़ों में कुल्ह। ये हमारी लोकल नॉलेज का एक जीता जागता खजाना है। और इन सभी तरीकों के पीछे का साइंस बहुत सिंपल है। ये बारिश के पानी को बह जाने नहीं देते, बल्कि उसे छोटे छोटे तालाबों या नालियों में रोक लेते हैं। इससे पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर सोखने का टाइम मिल जाता है। नतीजा, जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है और कुओं में साल भर पानी रहता है। सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव। तो हमने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की बात की, गंदी होती नदियां, जंगलों को लेकर लड़ाई, पानी की कमी। ये सब सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी में हम सबका एक रोल है, एक भूमिका है। और ये रोल शुरू होता है 3 आर के सिंपल से फंडे से। पहला आर, रिड्यूस, यानी इस्तेमाल कम करो। जैसे जब कमरे में कोई नहीं है तो लाइट पंखा बंद कर दो। दूसरा आर, रीयूज, यानी चीजों को बार बार इस्तेमाल करो। जैसे पुराने डिब्बों को फेंकने के बजाय उनमें कुछ सामान रख लो। और तीसरा आर, रीसाइकल, यानी कागज, प्लास्टिक, कांच जैसी चीजों को रीसाइकलिंग के लिए दो ताकि उनसे कुछ नया बन सके। ये लगते छोटे छोटे स्टेप्स हैं, पर मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है कि ये सब हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। हम मिलकर क्या फैसले लेते हैं और अकेले क्या करते हैं। हमारे इन नेचुरल रिसोर्सेज का भविष्य सच में हमारे ही हाथों में है। तो सवाल बस एक ही है, इस कहानी का अगला चैप्टर हम सब मिलकर कैसा लिखेंगे?